सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आर्टिफिशियल गुरुकुल चैनल में। तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होता है वो जानेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग डिफाइंड विच ऑक्यूपाइड स्पेस और पोजेस मास और फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन कॉल्ड मास। मैटर मतलब मैटर उसे कहते हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और कुछ मास ऑक्यूपाई करे और बाय द सेंस ऑर्गन्स हम लोग फील कर सकें। अब देखिए केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे फिजिकली मैटर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और भी 2 होते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा और एक बोस-एनस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड में क्या होता है ना कि जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे हो गया ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल, चेयर, पेन। लिक्विड में क्या हो गया? वाटर हो गया। और गैसेस में क्या हो गया? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब है क्या है? ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं जो फिजिकली डिवाइड किए गए हैं मैटर को। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, मतलब कि केमिकली द्वारा उसे किस क्लासिफिकेशन में डोनेट किया गया है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं और मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। आगे पढ़ने को मिलेगा, बिकॉज जब एक टाइप के पार्टिकल से कोई सब्सटेंस बनता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और जब 2 प्योर सब्सटेंस से कोई सब्सटेंस मिलकर बनता है उसे मिक्सचर बोलते हैं। तो इतना जानेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में। और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकली मैटर कैसा है? तो मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स और मेनी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। कौन? मैटर। मतलब बहुत छोटे। अब ये कैसे पता चला भाई? तो एक एक्टिविटी किया गया है। क्या किया गया है? 10 बकेट ले लिए गए। 10 बकेट में पानी भर दिया गया है और 10 बकेट में मतलब कि एक पहला बकेट में 1 गिलास रंग भर दिया गया है। रंग भरने के बाद फिर उसमें से 1 गिलास जो सॉल्यूशन है रंग का और पानी का दूसरे बकेट में डाला गया। फिर ऐसे ही कर के सभी बकेट में डाला गया। तो पहले का बाल्टी जो था वो ज़्यादा ही गाढ़ा था और दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, ऐसे ही जा रहा था, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हुआ ना कि इसका मतलब ये है कि मतलब भाई जो पानी में पार्टिकल्स जो घुले हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि अगर कम पार्टिकल्स होते तो 1 गिलास लेते तो दूसरे वाले बकेट में रंग की मात्रा कम हो जाती। इससे पता चलता है कि मैटर जो बना है बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और मैटर को हम लोग देख सकते हैं, हाँ, बाय द हेल्प ऑफ STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग मैटर के एटम को देख सकते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ H2O में होता है 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब H2O के 1 ड्रॉप में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। एक पोटेशियम और वाटर इज इक्वल टू एक्ट इन सक्सेसिव डाइल्यूशन। हमने बताया तुम लोग को कि पानी और रंग का कॉम्बिनेशन के चलते सक्सेसिव डाइल्यूशन होता है, वैसे ही पोटेशियम और H2O के चलते भी सक्सेसिव डाइल्यूशन होता है। मतलब रंग कम होते आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स को देखेंगे। अब भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल क्या है? तो पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप प्रेजेंट। अब भाई जो पार्टिकल्स है उसमें गैप रहता है, कैसे पता चलेगा? तो क्या करो ना, 1 गिलास ले लो, पानी ले लो, पानी में क्या करो, नमक डाल दो, बहुत सारा नमक, तो वो घुल जाएगा। तो घुलने के बाद क्या पता चलेगा कि वो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही हुआ है, बट डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। मतलब क्या कि पानी के अंदर भी पार्टिकल्स के बीच में भी गैप होंगे, इसलिए क्या हुआ कि जो नमक का पार्टिकल्स है उसके अंदर जाकर रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो मैटर है उसके बीच में गैप प्रेजेंट होते हैं। जैसे एयर में हम लोग हाथ पैर चलाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को कुछ इफ़ेक्ट होता है? नहीं होता है, क्योंकि एयर के बीच में बहुत सारे गैप है, इसलिए नहीं होता है।
ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मूव कंटिन्यूअसली। अब इसको कैसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे अगरबत्ती हमने बार दिया, तो अगरबत्ती बारा तो उसका सुगंध दूसरे घर में क्यों चला जाता है? चला जाता है इसलिए क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है हवा में मिल जाते हैं, और हवा जो है वो मैटर का एक टाइप है, और पढ़े मैटर जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो इसी के चलते जो मैटर मूव करता है हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। जैसे एक पानी ले लिया, पानी में इंक डाल दिया, तो इंक डाल दिया तो क्या होता है, विदाउट स्टीयरिंग करे, विदाउट घुमाए, इंक क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी के पार्टिकल्स घूमते होंगे तभी ना इंक के पार्टिकल्स को लेकर पूरे डिजोल्व करा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, अब सॉलिड हो गया, तो सॉलिड के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, लिक्विड के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल है, गैस के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना जान गया। जैसे सॉलिड लीस्ट गैप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब मैंने बताया कि सॉलिड में क्या होता है कि जो मैटर के बीच के गैप होते हैं बहुत कम होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में लेस शेप होते हैं, मतलब सॉलिड से ज़्यादा शेप होते हैं, बट जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड से कम रहता है। और सबसे कम लोवेस्ट अट्रैक्शन किस में रहता है, गैस में, और मैक्सिमम गैप रहता है, इसीलिए हम लोग हाथ पैर को चला लेते हैं। ठीक है, सॉलिड मूव बट रोटेट वाइब्रेट, सॉलिड मूव करता है लेकिन वाइब्रेशन के फॉर्म में, वाइब्रेट करके। ठीक है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एयर एंड वाटर इज कॉल्ड ब्राउनी मोशन, मतलब कि जो पार्टिकल्स है रैंडमली मूव करते हैं उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ब्राउनी मोशन भी बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड के साथ साथ लिक्विड गैस का भी प्रॉपर्टी हम लोग जान लेंगे। क्या होता है, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। जस्ट लाइक पेन, पेन के पास एक साइज है ना, और इसके पास एक शेप है ना, और इसका एक वॉल्यूम भी होगा जो ऑक्यूपाई करेगा, जैसे इतना एरिया घेर रहा है। तो ऐसे ही लिक्विड के पास क्या डिफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम होते हैं? तो बोलेंगे नहीं, उसके पास सिर्फ डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब कि वो 2 लीटर होगा तो 2 ही लीटर होगा। ठीक है, 3 लीटर नहीं हो जाएगा दूसरे ऑर्गेनाइजर में जाके, बट उसके पास शेप नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर उसे कटोरे में डालें तो कटोरे का शेप ले लेगा, अगर ग्लास में डालें तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब उसके पास शेप, साइज नहीं होते हैं, ओनली वॉल्यूम होता है। और गैसेस के पास तो ये दोनों नहीं होते, ना ही शेप होता है, ना ही साइज होता है, ना वॉल्यूम होता है। ठीक है, मोस्ट सॉलिड पोसेस रिगिडिटी। अब बताओ, सॉलिड के पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे, तो ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो वो कठोर होगा ना, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो उससे कम कठोर कौन होगा, लिक्विड होगा। उससे कम कठोर कौन होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास क्या है, हाई डेंसिटी है। तो सबसे लोवेस्ट डेंसिटी किसके पास होगी, ये थोड़ा बताओ तो, गैसेस के पास होगी। और उससे इंटरमीडिएट बिचवा किसका होगा, तो लिक्विड का होगा। तो सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। और एक बात सुनो, सॉलिड एक कंटेनर को फिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक डिफिनिट शेप है। तो डिफिनिट शेप है तो वो सॉलिड को फिल नहीं कर सकता, बट लिक्विड को उसमें फिल करेंगे तो वो पूरा शेप को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होता है कि लिक्विड फिल कंटेनर बट सॉलिड डू नॉट फिल कंटेनर, और गैसेस भी नहीं फिल कर पाता है क्योंकि भाई उसके पास रैंडम मूवमेंट है और इधर उधर घूमता रहता है। देखो क्या होता है, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये सॉलिड है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रिग्ड होता है ब्रो, इसका ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो इसको कंप्रेस नहीं करते। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को हाँ कर सकते हैं, बिकॉज देखो तैरते हैं जब पानी में तो क्या करते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करके ही ना तैरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड इज ऑल्सो भी कंप्रेसिबल। अब बताओ गैस कंप्रेसिबल है या नहीं? ऑफ कोर्स गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है, क्योंकि हम लोग चलते हैं तो भाई चारों तरफ गैस है, तो हम लोग इतनी
आसानी से इतना तेज़ दौड़ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ये बहुत कंप्रेसिबल है। ठीक है, सॉलिड नॉट डिफ्यूज, पोजेस डिफ्यूजर। डिफ्यूजर मतलब क्या होता है ना, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये इसमें क्या होता है कि सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकता है, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। लिक्विड जा सकता है, गैसेस जा सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब होता क्या है, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाय इट्स ओन। इसका एक और है, मतलब द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डेंसिटी का क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ स्टेट, स्टेट का कन्वर्जन देखेंगे। इसमें क्या है भाई कि लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके सब प्रोसेस हैं। तो जानो, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न और मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, वेपोराइजेशन। ठीक है, व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। ठीक है, याद रखना, व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस, इसको सबमिलेशन बोलते हैं। अब सबमिलेशन का एक एग्जांपल बताओ, जैसे कपूर है, कपूर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, सॉलिड सबमिलेशन का प्रोसेस है। जैसे ड्राई आइस है, मतलब सूखा आइस जो CO2 से बनता है, वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब वो क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस करता है। ठीक है, व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन का एग्जांपल बताओ। तो जैसे हम लोग एक बोतल का पानी ले लिए, वो भी फ्रिज का, तो उसको रख दिए, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बाहर के सरफेस पे छोटे छोटे बूंद दिखाई देने लगते हैं। क्यों दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वहाँ गैस कन्वर्टेड हुए रहते हैं लिक्विड में बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, पुराने टाइम पे जो अर्लियर फिलोसोफर थे, वो मैटर को 5 टाइप में डिवाइड किए थे, जिसका नाम है पंच तत्व। ठीक है, अब देखेंगे कैन मैटर चेंज एट स्टेट, क्या मैटर स्टेट अपना चेंज करता है? हाँ करता है। किस किस समय से, किस किस फैक्टर से करता है? तो टेम्परेचर के फैक्टर से करता है और एक प्रेशर के फैक्टर से करता है। तो सिंपली ये जानना, शुरू करने से पहले जान जाओ ना कि जब तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होगा। जब तुम लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस से लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर सॉलिड का, तो उस सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जग जाता है। मतलब जब हम लोग किसी सबस्टेंस को हीट करेंगे तो उस सबस्टेंस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स में क्या, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो लोग मूवमेंट करने लगते हैं। तो मूवमेंट करने के चलते जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टूट जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने के चलते वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉलिड में तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड में कम हुआ तो गैस में बन जाएगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, ये एक टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, जिस पे क्या होता है ना, सॉलिड स्टार्ट मेल्ट इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉलिड मेल्टिंग स्टार्ट करने रहता है लिक्विड में, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर मेल्टिंग पॉइंट जल्दी हो गया तो मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.15 के होता है। ठीक है, केल्विन। फ्यूज़न किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, when a solid melt its temperature remains same, where does heat energy go? पूछ रहा है कि जब सॉलिड स्टार्ट हो जाता है मेल्टिंग करना तो जो टेम्परेचर है वो कहाँ चला जाता है, टेम्परेचर ऑर्गेनामेंट का क्यों नहीं बदलता है। मतलब कहना चाह रहा है
कि मतलब एक बीकर में पानी हो गया तो उसको हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एट द टेम्परेचर मान लो एक्स टेम्परेचर पे जाकर उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, उतना ही हो रहा है और उतना ही हो रहा है और कंटिन्यूअसली हम लोग हीट ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, बट इस बीकर का टेम्परेचर एक्स से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो ये टेम्परेचर बीकर का जो टेम्परेचर है, ये हीट का जो टेम्परेचर है एक्स डिग्री के बाद क्या हो जाता लगता है ना कि जो पानी का काइनेटिक एनर्जी कम करने लगता है, पानी का काइनेटिक एनर्जी कम करने लगता है, तो जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट में क्या हो जाता है, सब एनर्जी यूज कर लेता है, तो उसे ही बोलते हैं हम लेटेंट हीट। और बात समझ में आएगा कहाँ टेम्परेचर जाता है? टेम्परेचर जाता है इस लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हीट गेट्स यूज्ड ऑफ चेंजिंग द स्टेट, हीट यूज कर लेता है चेंजिंग ऑफ स्टेट करने के लिए, ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए। एज हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय आइस, जब हीट एनर्जी आइस ले ऑब्जॉर्व होएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। सो हीट गेट हिडन इन द कंटेनर कॉल्ड लेटेंट, और जो हीट हो गया मतलब हाइड हो गया, छुप गया, मतलब ये जो हीट एक्स डिग्री के बाद जो हीट जा रहा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। इसका एक क्लियर डिफिनेशन है, द ऑब्जॉर्वेशन और इवोल्यूशन ऑफ हीट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। अब जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं। तो ये एक डिफिनेशन है, मतलब वो उतना हीट उतना लेटेंट हीट जो यूज हो कन्वर्ट करने पे सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। डिफिनेशन जान जाओ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? इसे ध्यान से सुनना। द टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट करना है खौलना, मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड खौलना स्टार्ट कर दे अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये एक बल्क फिनोमिना होता है। बॉइलिंग मतलब क्या कि क्या होता है ना कि व्हेन अ लिक्विड कम्स टू 100 डिग्री एंड देन कन्वर्टेड इनटू वेपर, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर तब वेपर में चेंज हो, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वैसा वो, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? तो वैसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो कि कोई भी स्टेट जाकर कन्वर्ट करना अपना स्टार्ट करे स्टेट, ठीक है। सबमिलेशन किसे बोलते हैं? एक चेंज है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाता है, जैसे कैम्फोर, ठीक है। डिपोजिशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट चेंज गैस इनटू सॉलिड। अब गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। और एक नया बात जानो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है? 1.05 इंटू 10⁵ होता है, ठीक है। और इसे किस लिए डिनोट करते हैं? ATM यूनिट से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अप्लाई करेंगे प्रेशर तो पार्टिकल्स क्या होंगे? क्लोज आएंगे। भाई किसी पे तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो क्लोज आएगा, ठीक है। तो अप्लाई प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर लिक्विफाइड गैस, मतलब जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा गैस, लिक्विफाइड गैस हो जाएगा। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस स्टेट में है, जब उसे प्रेस करोगे और रिड्यूस करोगे टेम्परेचर तो वो ड्राई गैस बन जाता है, वही कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से एकदम गैस में, सबमिलेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। अब देखेंगे इवोपरेशन किसे बोलते हैं। तो इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना, ये एक सतही फिनोमिना है जो सतह पर होता है, मतलब जो सरफेस पे होता है, छत पे या ज़मीन पे ऐसे होता है। तो क्या होता है कि जैसे वाटर हो गया तो इस पे ये जो बिलो द पार्टिकल्स हैं ये हीट एनर्जी रखे होंगे, क्योंकि सरफेस के पास क्या होता है? हीट होता है, और क्या कर लेंगे? चारों ओर से हीट मांग लेंगे, तो ये वाला जो पार्टिकल्स है वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये गर्म हो जाएंगे तो इस पार्टिकल्स को गर्म करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते जो सरफेस का जो टॉप सरफेस है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जॉर्व करेंगे हीट तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर करते करते हीट ट्रांसफ़र करते करते सबसे टॉप जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसके चलते वो उड़ जाएगा।
तो ये सरफेस फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, सरफेस से एनर्जी गेन करेंगे, सरफेस से बताया एनर्जी गेन करेंगे और क्या करेंगे, गेन करके सरफेस एनर्जी रिड्यूस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेंगे, जिसके चलते ये क्या होगा, घूमने लगेगा तो ये ऊपर वाले पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफ़र करने लगेगा और हीट ट्रांसफ़र करने लगेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, गैसेस में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब हम लोग ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा और ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ज़्यादा इवोपरेशन भी होगा, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा हीट मिलेगा, ज़्यादा हीट मिलेगा तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। इन ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी का क्या मसला है भाई, ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं कि जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अगर मतलब वातावरण में पानी की कमी होगी, मतलब ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी या कमी भरने के लिए इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन कम होगा भाई, ठीक है। और जब हम लोग इंक्रीज करते हैं विंड, मतलब हवा बहाते हैं, तो हवा बहाएंगे ना तो जानते हो कपड़ा जल्दी सूखता है, क्यों सूखता है, क्योंकि इवोपरेशन ज़्यादा होता है, वाटर पार्टिकल्स ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या होता है, विंड अपने साथ साथ वाटर पार्टिकल्स को बहा ले जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो क्या होता है भाई, पहले नंबर हम लोग पढ़े इवोपरेशन में कि चारों तरफ से भाई एनर्जी गेन कर लेता है, और एनर्जी गेन करेगा तो पहला फैक्टर, एनर्जी गेन करेगा तो पूरा एनर्जी तो ले लिया अगल बगल का और हवा में उड़ गया, तो इसका मतलब जितने भी एनर्जी है वो लेकर उड़ गया, तो भाई कूलिंग तो होगा ही ना। एक काम करना, ठीक है, हाथ लेना और हाथ पे सेंट छिड़कना। सेंट क्या है, हाईली इवोपरेट होता है, तो सेंट छिड़कोगे तो बहुत ठंड लगे, क्योंकि क्या होता है सेंट जल्दी उड़ जाता है, तो उड़ने के फ़ायदे क्या होंगे, उड़ेंगे तो क्या होंगे कि चारों तरफ से क्या ले लेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे हाथ से, और हाथ से अगर एनर्जी गेन हो जाएगा तो हाथ ठंडा हो जाएगा। तो क्या होता है, इन द टाइम ऑफ इवोपरेशन टॉप लेवल वाटर, जो ऊपर का वाटर है, गेन एनर्जी फ्रॉम बिलो पार्टिकल्स एंड ओवरकम अट्रैक्शन चेंज इनटू वेपर ड्यू टू वाटर बिकम कूल, मतलब चारों तरफ से एनर्जी गेन कर लिया। नीचे अब जानो कि नीचे से गेन करता है, अगर सरफेस एरिया से गेन किया तो ऊपर ऊपर ट्रांसफ़र होते होते टॉप फ्लोर तक चला जाता है और उसके बाद इवोपरेशन हो जाता है, और वाटर के चलते कूल होता है। तो वाटर रीगेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, और सराउंडिंग से भी करता है और इवोपरेट कर देता है, इसके चलते सराउंडिंग में भी ठंडी होती है। तो इसका मतलब कि वाटर कॉजेज कूलिंग, वाटर की नहीं, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, इवोपरेशन के चलते कूलिंग होती है। और देखो, जब आफ्टर अ सनी डे, मतलब एक गर्म दिन के बाद हम लोग अपने छत पे क्या करते हैं, पानी को छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करते क्यों है भाई, क्योंकि जो हीट है वो ऑब्जॉर्व कर लिया है रूफ़, और रूफ़ जब ऑब्जॉर्व कर लिया है तो उसमें लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है, तो उस हीट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छत पे पानी छिड़कते हैं। तो पानी छिड़केंगे तो क्या वो सरफेस से एनर्जी गेन कर लेगा और इवोपरेट कर देगा, इसका मतलब जो सरफेस का एनर्जी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम लोग गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इवोपरेशन के वक्त वाटर का पार्टिकल्स एनर्जी गेन करता है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से और टॉप सरफेस से, ठीक है, जिसके चलते चेंज इनटू वेपर, जिसके चलते वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो उसके चलते हमारे बॉडी से जब स्वीट एग्जर्ट होता है, स्वीट निकलता है, तो क्या होता है, स्वीट हीट एनर्जी ऑफ बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो वो पसीना क्या कर लेता है कि हमारे बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और हीट को जब ऑब्जॉर्व करेगा तो कॉटन क्या है, गुड ऑब्जॉर्वर है, क्या का, वाटर का। तो कॉटन क्या कर लेता है, वाटर ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर वाटर ऑब्जॉर्व कर लिया क्लोथ ने, तो क्लोथ क्या करेगा, क्लोथ पे क्या हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा, तो इवोपरेशन हो जाएगा, तो इसके चलते हम लोग को ठंडा लगेगा। तो
इसलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ को पहनते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।